ऑप्टिक्स में और तुम्हारा बेसिकली क्या है कि एक तो रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर जो है ना, एक आपकी माइक्रोस्कोप की और दूसरी टेलीस्कोप की। तो रिजॉल्विंग पावर जो है of a microscope, it is basically defined as the reciprocal of the distance between two objects. ठीक है? Which can be resolved when seen from microscope. यानी कि सपोज देर आर 2 पॉइंट, दो चीजें रखी हुई हैं। दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। इनके बीच की डिस्टेंस सपोज दिस इज डेल्टा डी है। तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, बट अगर ये डिस्टेंस बहुत ही कम हो तो दिखाई नहीं देगी कि ये दोनों चीजें जो है ना सेपरेट हैं। ठीक है? हम्म। तो देन करना चाहिए वी सी इट थ्रू द माइक्रोस्कोप कहना चाहिए। ठीक है? हम्म। तो अगर ये डेल्टा टी है तो इसका रेसिप्रोकल जो है ना, वो जो है ना दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। जैसे आर आर इज बेसिकली 1/डेल्टा डी, एंड हम्म। दिस इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। दिस इज इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप। अब हम्म। इसमें है वेवलेंथ। वेवलेंथ तो आपकी नेचुरली जो भी आपकी लाइट है, लाइट का वेवलेंथ है। ठीक है? मीडियम क्या है? मीडियम जो है ना, म्यू क्या है? म्यू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये मीडियम क्या है? मीडियम आपका, दिस मीडियम इज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस जो भी है। ठीक है? थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है? ऑन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, एंड इनका नेचुरली जो भी आपकी लाइट है उसे लैम्डा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू आपका क्या है? मीडियम है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड हम्म। थीटा बेसिकली क्या है कि थीटा जो है ना, थीटा जो है इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव
ऑन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, सपोज ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसका रेडियस हो गया, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव, ये तुम्हारा आपका, ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर करेक्ट। तो दिस इज बेसिकली रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। और इसमें देखो, व्यू अगर आपका जो है ना इंक्रीज हो रहा है, तो आपका नेचुरली रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो रही है ना। तो इसका मतलब, अगर आप करना चाहिए किसी, जैसे एयर में आप कर रहे हो, एयर की जगह आप ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट को आप, इस पूरे मीडियम को आप उसमें ऑयल में इमर्स कर दो, तो नेचुरली माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसी तरीके से टेलीस्कोप की क्या होती है, टेलीस्कोप में जो है ना, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। करेक्ट, विच आर रिजॉल्व बाय टेलीस्कोप। तो यानी इफ देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हो सकता है आपकी आंखों से ना दिखाई दे। तो टेलीस्कोप से देखोगे तो दे आर रिजॉल्व करना चाहिए। इफ टेलीस्कोप इज एबल टू रिजॉल्व करना, दैट इज द रिजॉल्विंग पावर करना चाहिए। और मतलब ये भी, ये यहाँ पे ये क्या है, रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मीन्स डेल्टा थीटा। ठीक है, एंड दिस इज डिफाइंड एज ए अपॉन 1.22 on lambda, where a जो है ना, it is the diameter of objective। आपका जितना आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा होगा, उतना ही रिजॉल्विंग पावर भी उसकी अच्छी होगी। ठीक है। लैम्डा तो नेचुरली तुम्हारा लैम्डा जो है ना वेवलेंथ ऑफ द लाइट है। ठीक है ना। तो ये आपका ब्रीफ में जो है ना, आखिर रिजॉल्विंग पावर आपकी। नाउ सपोज ये अगर आपका जो है ना क्वेश्चन आता है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन of magnitude pi for distance objects. The separation between objective and eyepiece is 36 centimeter and final image is formed at infinity. Determine the focal length of the objective and eyepiece. ठीक है ना। तो इसमें ये दिया हुआ है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इट हैज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड पाई फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड पाई फॉर सेपरेशन बिटवीन आई ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, यानी कि एल जीरो जो है, वो आपका ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस के बीच में सेपरेशन है। यही होता है। एंड फाइनल इमेज जो है ना, इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पे। ये फाइनल इमेज आपकी। तो फोकल लेंथ हमें निकालना है, ऑब्जेक्टिव एंड करना चाहिए ऑब्जेक्टिव। टेलीस्कोप के केस में इट इज ए क्वेश्चन ऑफ, पहली बात तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।
तो एलिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमने देखा था, तो एन एम इन्फिनिटी जो है वो क्या था, F0/Fe। ये था या नहीं था? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जब इमेज जो है ना इन्फिनिटी में बन रही है, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन था, एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल में हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन ही ले रहे थे, एंड वो क्या था तुम्हारा, θ/θ0, यही था ना? So, तो θ/θ0 जो है, ये हमारा आ रहा था F0/Fe। ये याद आया? करेक्ट। हाँ और चूंकि ये इंफिनिटी पे इमेज बन रहा है, तो एल जो है ना, एल इंफिनिटी आपका दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। एंड किस इंफिनिटी पे अगर इमेज बन रहा है, तो ये एल इंफिनिटी क्या होता था हमारा, एल इंफिनिटी होता था हमारा F0/Fe। ये याद है ना? तो तो हमारा हम्म बस अभी तो हो गया क्वेश्चन, ये हो गया 5। 5 इज इक्वल टू दिया हुआ F0/Fe, एंड 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है F0/Fe। करेक्ट। हम्म इस दोनों से आप अगर जो है आप फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव है वो निकाल सकते हो, एंड आई पीस का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसलिए देखो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन है, एक टेलीस्कोप है जिसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, एंड आईपीस की भी फोकल लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर। लीस्ट करना चाहिए जो आपकी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, वो भी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ द टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑन ए स्केल 2 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? तो टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर ए डिस्टिंक्ट विजन ऑन स्केल 2 मीटर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स। कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, एंड सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस निकालना है। ठीक है ना? तो यहाँ हम्म पे अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना वो कहाँ रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है या नहीं है? हम्म इन्फिनिटी पे नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो इसका मतलब हमें पहले तो इसका वो निकालना पड़ेगा कि आखिर इसकी इमेज बन कहाँ रही है। वो आपके ऐसे निकाल सकते हो, ये आपका 2 मीटर अवे है, तो 2 मीटर का मतलब हो गया -200 इज इक्वल टू 1/50। यानी ऑब्जेक्टिव जो है ना वो देखते हैं कि इसकी इमेज अगर इसको आप करोगे, तो ये V0 जो है ना इट विल कम एज 200/3 सेंटीमीटर। यानी ये यहाँ पे बनाएगा। तो जो हमारा मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का है वो क्या है, V0/U0। दिस इज इक्वल टू 200/3 डिवाइडेड बाय -200 इज इक्वल टू -1/3।
ठीक है ना। बट व्हाट इज दिस इज बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन, जो हम लोग उसमें निकालते थे लेंस में, हम्म। है ना। ठीक है। अब यहाँ पे अब आईपीस के लिए ये जो है, ये V0 निकाली है, ये आईपीस के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। हम्म। तो आईपीस के लिए, आईपीस देखें इसका इमेज कहाँ बनाती है, उसके लिए हमारा ऐसे हो जाएगा ये माइनस, हाँ, यहाँ देखो आईपीस जो है ना आपकी कहाँ पे इमेज बना रही है, वो आपकी यहाँ बना रही है, यहाँ ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना। हम्म। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो है आपका द दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। तो आपका ये आईपीस जो है ना इन्फिनिटी पे ना करके ये तुम्हारा यहाँ बना रही है, तो ये तुम्हारा -1 यू ई इज इक्वल टू, इसका आईपीस का तुम्हारा वो क्या है, तो यू ई क्या होगा, यानी कि ये हो गया आपका -25/6 सेंट। करेक्ट। तो आईपीएस का मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हुआ, दैट इज आपका वीई माइनस यूई, एंड दैट इज इक्वल टू -25/25, एंड दिस इज इक्वल टू 6। करेक्ट। अब ये तो हो गया तुम्हारा जो है, आ, तो हमारा मैग्निफिकेशन आखिर हुआ कि आपका दोनों का मिला के मैग्निफिकेशन हुआ, मैग्निफिकेशन दोनों का मिला के कितना होगा, दैट इज इक्वल टू m0 इंटू एम आई, एंड दैट इज इक्वल टू आपका -1/3 इंटू 6 इक्वल टू माइनस। तो ये इसमें बेसिकली क्या है कि लीनियर मैग्निफिकेशन के थ्रू आपने जो है ना क्या निकाला है, मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप निकाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें एंगुलर जो है ना, जो है वो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, क्यों, ऑब्जेक्ट जो है ना वो एट ए फाइनाइट डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जो जो हम लोगों ने फार्मूले ड्राइव करे थे वो क्या थे, फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, मतलब दे कैन बी अप्लाई डायरेक्टली, है, क्योंकि दे हैव बीन ड्राइव्ड फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी एट इंफिनिटी। हम लोगों ने टेलीस्कोप केस में जो भी फार्मूले ड्राइव करे थे हम्म। वो हमारे लिए बेसिकली क्या है कि वहां पे हमने ये मान के हम चल रहे थे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट इन्फिनिटी कहना चाहिए। ठीक है, तो Correct. इसलिए वो फार्मूले हम डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है। तो हमने अलग अलग निकाल लिया कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट था, है ना, ऑब्जेक्टिव से आखिर कहना चाहिए कितना मैग्निफिकेशन हुआ, फिर आईपीस से कितना मैग्निफिकेशन हुआ। ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वो इसमें दूसरा निकाल सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, दैट इज एल। एल हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, अब इसमें जो वो होगा V0 प्लस म्यू ई इज इक्वल टू 200/3 प्लस 25/6, एंड दैट इज इक्वल टू 425/6। दिस इज हाउ कहना चाहिए आपकी इसको, तो ये आपके आ गए सेंटीमीटर। तो इसमें बेसिकली क्या किया आपने,
ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसका इसके आगे जो है आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसकी ये जो है ना, ये 2 मीटर है। ये आपका यहाँ पे आके कहीं पे बना रहा है ये, दिस इज योर V0 एंड दिस डिस्टेंस इज, हम लोगों ने माना 200/3। करेक्ट। ये आपका वो बनाएगा। उसके बाद ये जो है ना, हमारा आई पीस रखा हुआ है। ठीक है। नाउ दिस डिस्टेंस इज UE। करेक्ट। और ये जो UE है, ये आपका जो है ना, वो जो बनाएगी, इमेज बनाएगी, ये आपका बेसिकली जो इमेज बना रही है, ये आपका नियर कहना चाहिए उसको बना रही है, मतलब यानी कि जो इसका इसका जो ये इमेज बनाएगी, दैट विल बी बेसिकली दिस डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज बेसिकली D एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो इसमें 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 UE तुम्हारा जो वो है 5 सेंटीमीटर है, देखो। सॉरी, FE तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है। और UE जो निकल आया है, UE निकल के आया है आपका 25/6। तो यानी कि इट इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, है ना। यानी UE इज लेस देन 5 सेंटीमीटर मीन्स FE। यानी कि आपका इमेज इस तरफ नहीं बनेगा। ये आपका इमेज जो है ना, वो ये वर्चुअल बनेगा। आ, हाँ, इसी तरफ बनेगा, करेक्ट बनेगा, क्योंकि ये तुम्हारा पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। करेक्ट। बट ये आपका इसमें नियर डिस्टेंस पे बंदा ये दिया हुआ है, नॉट एट इंफिनिटी। ठीक है। सर। V0 आपका माइनस जो भी बनता है -20। ओके। नाउ देर आर फ्यू थिंग्स जो हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे। हम्म, वो क्या है कि तुम्हारा एक हमारा एक चीज रह गई है, व्हाट इज लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या हो? लैटरल शिफ्ट चाहे आप वर्टिकल बना लो या हॉरिजॉन्टल बना लो। सपोज आपका ये कोई ग्लास स्लैब है। नाउ ये इस पे ये नॉर्मल हो गया। ये आपकी रेज आ रही है। नेचुरली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंड ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है। और फिर आपकी ये नॉर्मल यहाँ पे आ गई। एंड अल्टीमेटली ये जो है ना रे, इसी के पैरेलल इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, क्योंकि ये तुम्हारा R होगा एंड ये तुम्हारा E होगा एंड दिस E विल बी इक्वल टू I। करेक्ट। तो ये जो बेसिकली इसकी जो लैटरल लैटरल शिफ्ट बेसिकली ये है। इसको आप इंसिडेंस रे को आप एक्सटेंड करो। ठीक है। और ये दोनों पैरेलल होंगे, तो इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट। करेक्ट। तो लैटरल शिफ्ट को अगर आपको निकालना है,
तो ये सपोज इसको आप ले लो, ये आपका, ये यहाँ से इसको ये पर्टिकुलर हो गया, ये इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो अगर ये इसकी थिकनेस तुम्हारी ग्लास स्लैब की टी है, तो देखा जाए तो तुम्हारा ये, इसको ये एफ मान लो, ये ए हो गया, ये आपका बी मान लो, ठीक है, ये एन मान लो, ये म्यू आपका इसका वो है, ठीक है। तो ये जो एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी योर आई माइनस आर, करेक्ट। ये आई माइनस आर होगा, ठीक करेक्ट। है ना, है ना। और ए बी जो डिस्टेंस है वो होगी कितनी, ए बी जो डिस्टेंस है, ये आपका सपोज इसको हम सी मान लें, तो ये हो जाएगी ए सी अपॉन कॉस आर, ठीक है ना। ए बी इज बेसिकली ए सी अपॉन कॉस आर, है ना। तो इसका मतलब ये हो गई टी अपॉन कॉस आर, ठीक है ना, ठीक है या नहीं। अब ये जो सपोज अगर ये डी है, जो लेटरल शिफ्ट निकालनी है, तो ये डी, डी क्या होगी, डी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन आई माइनस आर, क्यों है, डी इज आई ए बी इंटू साइन आई माइनस आर, ये होगी या नहीं होगी, यस। है ना, ठीक है ना। एंड इसको हम लिख सकते हैं टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस, करेक्ट। अब इसमें म्यू, म्यू अभी नहीं आया, तो इसमें मतलब डी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, ये साइन आई माइनस आर होगा क्या, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, और कॉस आर को अंदर ले जाओ तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, टी साइन आई माइनस कॉस आई, ये हो जाएगा टैन आर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हमारा यस। म्यू क्या है, म्यू होता है तुम्हारा साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। तो साइन साइन आर की वैल्यू क्या होगी, साइन आई अपॉन म्यू, है ना। अगर साइन आर की वैल्यू साइन आई अपॉन म्यू हो गया, तो tan आर की वैल्यू क्या हो गई, tan आर की वैल्यू हो जाएगी साइन आई अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गई या नहीं। अब ये वैल्यूज अगर इसमें डाल दोगे तो डी तुम्हारा इक्वल टू 1 माइनस कॉस आई अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इंटू टी साइन, ये आपका लेटरल शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। अगर कहना चाहिए इफ, अगर आई हमारा स्मॉल है, तो नेचुरली आर भी स्मॉल होगा, ठीक है। उस केस में इसमें जो अप्रोक्सीमेट करोगे वो तुम्हारा हो जाएगा, साइन आई को अप्रोक्सीमेट करो आई, तो ये आई हो जाएगा, तो यानी टी इंटू आई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई, आई अगर स्मॉल है तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा, ठीक है ना, तो 1 अपॉन, ये हो जाएगा ड्यू स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर आई, साइन स्क्वायर आई, अगर तुम्हारा आई अगर बहुत ही स्मॉल है तो
साइन का स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा, तो इसको हम जीरो कर दें, तो बेसिकली ये हो जाएगा टी आई इंटू म्यू, म्यू हो जाएगा, म्यू माइनस वन। इफ दिस थिंग आर वेरी स्मॉल, ठीक है, आई एंड दिस थिंग आर वेरी स्मॉल, करेक्ट। हम्म अब तुम्हारे बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो तुम्हारा अ, 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 एक तुम्हारा रैलेस लॉ होता है कि जो बेसिकली जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल जो है ना, तो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन बोथ नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है ना। तो देखो, एक तो स्कैटरिंग जो है ना आपकी, दो तरह की होती है, एक इलास्टिक, एक इन इलास्टिक, ठीक है ना। इफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ मीडियम after absorbing incoming radiations emit them in all possible directions, the process is called scattering। तो स्कैटरिंग मतलब क्या हुआ भाई, आपकी जो लाइट है वो मीडियम पे गिरी है, मीडियम में क्या है, मॉलिक्यूल्स है। हम्म तो इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मीडियम आफ्टर absorbing incoming radiations, that is light, emit them in all possible directions, यानी कि पहले ऑब्जॉर्व करेंगे फिर उसको एमिट करेंगे, एमिशन होगा, है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड स्कैटरिंग, हम्म ठीक है ना। नाउ स्कैटरिंग, इन स्कैटरिंग जो है, इफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि अगर कहना चाहिए इसमें जो वेवलेंथ है इट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि लाइट आपकी मॉलिक्यूल्स में गिरी, मॉलिक्यूल्स ने ऑब्जॉर्व किया और फिर उसके बाद एमिट किया, इन ऑल दिस प्रोसेस इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट remains unchanged, then this type of scattering is called elastic, ठीक है। then this type हम्म of scattering is called, or otherwise it is, अगर वेवलेंथ चेंज हो जाती है then otherwise it is inelastic। तो स्कैटरिंग आपकी जो है ना बेसिकली दो तरह की हो गई, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, ठीक। तो जो रैले रैले वाज अ साइंटिस्ट, उसने शो किया कि जो है, in case of elastic scattering of the light by molecules, the intensity of the scattered light depends on, है, इसने इसने बोला कि जो इंटेंसिटी है, हम्म इंटेंसिटी ऑफ scattered light, करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन बोथ, एक तो हो गया नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दूसरा वेवलेंथ ऑफ
तो मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब आपका जो बेसिकली जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट है, इट डिपेंड्स ऑन, कहना चाहिए, और द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है। तो एंड हम्म, अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेंसिटी of scattered light is proportional to 1 upon lambda to power 4। तो जो है, जस्ट कीप इन माइंड, क्योंकि कोई एमसीक्यू आ गया, कुछ हो गया, ठीक है ना, तो आपका बेसिकली क्या है कि यू कैन ऑलवेज, ठीक है। जो सीवी रमन को अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का इन 1930, कहना चाहिए, उसने क्या किया था? उसने बेसिकली क्या है, इसी पे ही वो किया था रिसर्च, ठीक है ना। एंड हिस उसने जो बेसिकली जो है ना, उसका जो रिसर्च था, वो जो है ना, दैट इज कॉल्ड रमन इफेक्ट। वो क्या है बेसिकली, इट वाज बेस्ड ऑन इन इलास्टिक स्कैटरिंग, हम्म, कि हाउ द थिंग्स, कहना चाहिए, देयर आर इन द इन इलास्टिक स्कैटरिंग, कहना चाहिए, ठीक है। तो एंड वो उसकी जो बेसिकली रिसर्च, दैट इज कॉल्ड रमन इफेक्ट, कहना चाहिए। तो सीवी रमन ने इन इलास्टिक स्कैटरिंग करी। नाउ यू हैव सीन व्हाई द स्काई इज ब्लू, है, व्हाई द स्काई इज ब्लू, क्यों? क्योंकि व्हेन द व्हाइट लाइट कम्स फ्रॉम द सन, एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड ड्यू टू दैट क्या है, दे विल अब्सॉर्ब एंड दे विल एमिट, ये दैट मींस स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। एज हम्म, स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, ब्लू लाइट जो है ना, या ब्लू वेवलेंथ जो है ना, इट इज स्कैटर्ड मोस्ट। चूंकि इट इज स्कैटर्ड हम्म, मोस्ट, so that's why when we look at the sky, we receive the scattered light, which is rich in blue. Hence, the sky appears blue. Correct? And why sun appears red during sunset and sunrise? इसका भी फिनोमेना वही है कि इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है, इट इज योर सन इज एट द होराइजन, ठीक है, हम्म, करेक्ट। नाउ होराइजन में रहने से जो इनका जो बेसिकली जो आपकी जो वो है एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, देयर विल बी एन ऑब्लिक, कहना चाहिए, इंसिडेंस ऑफ लाइट, ठीक है। हम्म, एंड लाइट रीचेस अर्थ आफ्टर ट्रेवर्सिंग मैक्सिमम पाथ इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि आपकी बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल आपका पाथ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट सफर्स मैक्सिमम स्कैटरिंग, करना चाहिए, ठीक है। अब सिंस स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, तो शॉर्टर वेवलेंथ्स आर scattered most, leaving the longer ones. As red light has longest wavelength in the visible region, it is scattered least. That is why sun हम्म, appears red in the morning and correct, क्योंकि यहाँ पे ये आपका सपोज अर्थ हो गया, ठीक है, तो आपका सन सन आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू यहाँ पे होने से देर इज ए ऑब्लिक इंसिडेंस, कहना चाहिए, जो आपका अर्थ का एटमोस्फियर है, ठीक है, अगर वो आपका ऐसे है, करेक्ट। तो ये जैसे रे गई यहाँ से, ये ऐसे आएगी, तो अरे इसीलिए जो है ना, सन जरूरी नहीं है कि आपके लाइन पे हो, सन अगर नीचे भी है तो आपको दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि आपकी जो रेज है, वो इंसिडेंस रेज, वो जो आप एटमोस्फियर है, इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू, कहना चाहिए। हम्म। तो अल्टीमेटली सन मे नॉट बी इन द लाइन, कहना, सन हो सकता है यहाँ पे हो, बट स्टिल यू कैन सी, क्योंकि अल्टीमेटली ये तुम्हारे रेज जो है ना, ऐसे पहुंचती, रिफ्रैक्ट होते। बट अच्छा, दूसरा
this path is more than this path when sun is at the head. ठीक है, since this path is हम्म, more, तो most of the light is कहना चाहिए जो आपकी scattered हो जाती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वही जो है ना scattered least होती है, and they are scattered least, and चूंकि that light जो है वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है, इसीलिए आपको रेड जो है ना, करेक्ट। so एक तुमने वो पढ़ा हुआ है, डिफेक्ट्स इन इमेजेस। no. डिफेक्ट्स इन इमेजेस, बट एनी जो है, एनी इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑप्टिकल सिस्टम, इट मे नॉट बी 100% परफेक्ट कहना चाहिए, देयर मे बी सम डिफेक्ट्स इन इट, एंड डिफेक्ट्स इन इमेजेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं अबेरेशंस। करेक्ट। अब ये दो डिफेक्ट, दो तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं इसमें। एक तो तुम्हारा हो सकता है लाइट की वजह से, एंड दूसरा हो सकता है किससे, जो आपका ऑप्टिकल सिस्टम है जिससे आप इमेज बना रहे हैं। करेक्ट। हम्म, नाउ इफ द डिफेक्ट इज ड्यू टू द लाइट, अगर डिफेक्ट जो है ना, इफ इट इज ड्यू टू द लाइट, देन इट इज कॉल्ड क्रोमैटिक एबेरेशन। ठीक है, एंड इफ डिफेक्ट इज ड्यू टू द ऑप्टिकल सिस्टम, देन इट इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक एबेरेशन। करेक्ट। नाउ लेट अस सी, कहना चाहिए कि आखिर क्रोमैटिक एबेरेशन होता क्या है। क्रोमैटिक एबेरेशन में बेसिकली क्या होता है, तो इफ यू हैव अ lens and this is your principal axis, your white light is coming like this. Now, due to the white light में देर में आपका वायलेट भी है और रेड भी है, एवरीथिंग इज देयर, तो अल्टीमेटली ये आपका जो है ना, ये आपका जो है ना एफ भी हो गया, यहाँ पे वायलेट कलर फोकस हो गया, और यहाँ पे आपका रेड कलर फोकस हो गया। करेक्ट। ड्यू बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन वेवलेंथ कहना चाहिए, this shift in focus, there are two type of focus. These extreme focuses are happening. So the image of an object found by a lens is usually colored, and the ये image basically क्या है, आपको blurred दिखेगी, blurred. हम्म, This defect of image is called chromatic aberration. This defect arises due to the fact that focal length of the lens is different for different colors. Focal length of the lens is different for different colors. ठीक है ना। अब
लेंस में क्या है, लेंस में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। तो म्यू इज मैक्सिमम फॉर वायलेट एंड मिनिमम फॉर रेड, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जो वायलेट है ये इट इज फोकस्ड नियरेस्ट टू द लेंस, वाइल जो रेड है इट इज फोकस्ड farthest फ्रॉम इट। ठीक है। नाउ दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एल सी ए। एल सी ए का मतलब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल longitudinal chromatic aberration, and this is equal to FR minus S. करेक्ट। तो अब इसको बेसिकली क्या है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, हैं? इसके लिए हम देयर इज अ सिस्टम करना चाहिए, वी यूज ए करना चाहिए पेयर ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट करना चाहिए, हैं? तो आई उनकी कंडीशन ये है कि W1/F1 प्लस W2/F2 must be equal to 0. This is the condition for achromatism. ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें W1 एंड W2 आर पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं? W1 W2 क्या, दे आर द बेसिकली डिस्पर्सिव पावर्स, दे आर पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। तो F1 और F2 शुड बी ऑफ डिफरेंट साइंस, तभी ये जीरो होगा। यानी कि अगर वन लेंस जो है ना कॉन्वेक्स है, तो दूसरा लेंस क्या होगा, कॉनकेव होगा। ठीक है ना, करेक्ट। और अगर W1 इज इक्वल टू W2, अगर सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, देन 1/F1 प्लस 1/F2 है, दिस इज इक्वल टू 0, और यू कैन से 1/F जो कंबाइन करना चाहिए फोकस है वो 0। तो यानी कि अल्टीमेटली एक तुम्हारा पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, नेचुरली दे हैज टू बी इक्वल, बट एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या होगा, ये इसका मतलब ये क्या होगा, एफ जो है ना इन्फिनिटी होगा, यानी कि दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज ए प्लेट ग्लास। ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो डिस्पर्सिव पावर है वो अलग अलग होनी चाहिए, या दोनों 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 की डिस्पर्सिव पावर अलग अलग तब हो सकती है व्हेन दे आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। W1 should not be equal to W2 मीन्स ये डिफरेंट मटेरियल के होने चाहिए। करेक्ट। तो जैसे डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास, डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास, ठीक है, क्राउन ग्लास is less than dispersive power of plate glass.
ठीक है ना। अगर इसका कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, if you want to make the combination to behave as a convergent lens, then convex lens should have lesser focal length or its dispersive power should be more. Thus, convex lens should be made of flint glass and concave lens should be ground glass. Thus, combination is converging if convex is made of flint glass and concave is made of ground. Okay. Similarly, for a combination to behave as a diverging lens, convex is to be made of ground glass and concave is made of flint glass. Ultimately, your main चीज ये है कि आपको this has to be satisfied. क्यों भाई? सही है। करेक्ट है। दूसरा, ऑप्टिकल वाला हमने तुम्हें बताया कि ऑप्टिकल वाला जो एबरेशन उसे कहते हैं हम लोग मोनोक्रोमैटिक एबरेशन। दिस डिफेक्ट इज बेसिकली ड्यू टू ऑप्टिकल सिस्टम। ठीक है। एंड दिस मोनोक्रोमैटिक एबरेशन कैन बी ऑफ मैनी टाइप, जैसे कि तुम्हारा स्फेरिकल होता है, कोमा, ये तुम्हारा डिस्टॉर्शन, कर्वेचर, एस्टिग्मेशन। यहाँ पे बेसिकली वी विल डील ओनली विद द स्फेरिकल, करना चाहिए दिस थिंग। स्फेरिकल, स्फेरिकल जो बेसिकली जो वो है कहना चाहिए अबेरेशन, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज यू हैव अ कॉन्वेक्स लेंस एंड सपोज ये ऑब्जेक्ट है आपका, देयर आर रेज, इसको थोड़ा वो कर दो, ये एक रे ऐसे ले लो, ये एक रे ऐसे ले लो। ये जो मार्जिनल रेज हैं, यू विल फाइंड कि ये जो है ना, दे विल फोकस नियर, एंड ये जो आपकी वो है पैराक्सियल, मतलब दे आर नियर टू प्रिंसिपल फोकस, दे विल करना चाहिए फोकस ए लिटिल अवे फ्रॉम। ये तुम्हारे हो गए पैराक्सियल के, और ये तुम्हारा हो गया मार्जिनल का, यानी यू आर गेटिंग टू इमेजेस, यानी कि जो पेरिफेरी पे बेसिकली जो रेज आ रही है, वो क्या है कि उनमें डेविएशन थोड़ा कम होगा बिकॉज ऑफ द जो आपका लेंस होता है, उसकी जो थिननेस वगैरह की वजह से। और जो पैरा एक्सियल रेज मतलब जो विच आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो जो है ना जनरली दूर जाके करना चाहिए आपकी फोकस में। हम्म, तो दिस इज ऑल्सो बेसिकली काइंड ऑफ aberration. This aberration is called, कहना चाहिए spherical. तो द inability of the lens, मतलब इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि inability of the lens, inability of the lens to form a point image of an axial point object is called the inability of a lens to form a point image of a of an axial point
ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए आप जो है ना, देर आर वेरियस मेथड्स। जैसे कि आपने क्या करो, ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। आपने क्या किया कि यहाँ पे स्टॉप्स लगा दिए। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बेसिकली रेज आ रही है, नाउ यू आर हैविंग ओनली पैरा एक्सियल रेज, एंड ऑफ कोर्स दे विल बी फोकस्ड ऑन सम क्लियर ऑब्जेक्ट। दीज आर कॉल्ड स्टॉप्स। तो यू आर यूजिंग, बाय यूजिंग सम स्टॉप्स कहना चाहिए, आप इसको वो कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे भी स्टॉप्स, आप ऐसा कर लो, यहाँ पे स्टॉप्स लगा दो। देन जो मार्जिनल रेज है, यू कैन मेक यूज ऑफ मार्जिनल रेज नाउ। आपने पैरा एक्सियल रेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो आपका बेसिकली यू आर हैविंग अ क्लियर इमेज। करेक्ट हम्म। है ना। दूसरा ये भी कर सकते हो, एक तो बाय यूजिंग स्टॉप्स, दूसरा मेथड ये भी है कि बाय यूजिंग टू थिन lenses separated by a distance d is equal to f2 minus f1। इसको भी अगर आप ऐसे यूज करोगे तो इन दोनों को, हाँ, इन दोनों के बीच, तो आप जो है ना, देन यू कैन हैव अ क्लियर कहना चाहिए, आप स्फेरिकल जो एब्रेशन है दैट यू कैन मिनिमाइज। और हम्म। आप एक काम और कर सकते हो कि जैसे आपका ये कॉनकेव मिरर है सपोज, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर जो है ना, कॉनकेव मिरर में आपको स्फेरिकल एबरेशन जो मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा कि दिस इज योर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे फोकस हो गया, एंड जो पैरा एक्सियल जो है ना, वो आपके यहाँ पे फोकस हो गए। ठीक है ना। तो इस कॉनकेव मिरर की जगह आप पैराबोलिक मिरर यूज करें, इसकी जगह आप एक पैराबोलिक मिरर जो है ना यूज कर लो।
इसमें अगर ये ऐसे इसको यूज करोगे तो देर इज नो प्रॉब्लम। आपकी जो बेसिकली सारी रेज हैं, ये आपके एक ही उस पे, ठीक है ना। दूसरा और भी इसका मेथड है, बाय यूजिंग लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसमें भी देखा गया है कि स्फेरिकल एबरेशन जो है ना, है, क्योंकि स्फेरिक बिकॉज इट इज फाउंड दैट स्फेरिकल एबरेशन इट वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जितनी लार्ज होगी नेचुरली जो स्फेरिकल एबरेशन जो है ना, ये आपका उतना ही कम हो जाएगा। हम्म। ठीक है ना। दूसरा, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, यूजिंग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में स्फेरिकल मिरर जो है ना, दिस इज स्फेरिकल जो एबरेशन है इट इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, इफ इट्स कर्व सरफेस फेसेस द इंसिडेंट और emergent ray whichever is more parallel। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आपका हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, तो आपके कर्व सरफेस की तरफ पैरेलल होना चाहिए, शुड हैव मोर पैरेलल। तो नेचुरली ये तुम्हारा ऐसे आपका, उसी तरीके से अगर आपका इस तरफ रखा हुआ है, तो इसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट आपका ये ऐसे हो, देन इट विल हैव आई। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है ना इनफिनिटी पे है, ये फोकस हो गया। दैट्स वाई तुम ये देखो कि जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप में कर्व सरफेसेस फेसेस द ऑब्जेक्ट है। टेलीस्कोप में क्या होता है, जो कर्व सरफेसेस हैं दे फेसेस द ऑब्जेक्ट, व्हाइल इन माइक्रोस्कोप कर्व सरफेसेस टुवर्ड्स द इमेज। मीन्स आपके बेसिकली क्या है कि जो टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो है ना वो लार्ज अपर्चर का होता है, मतलब इट इज हैविंग ए लार्जर कहना चाहिए कर्व सरफेस, है ना। एंड दैट इट इज फेसिंग द ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप में इट इज अदरवाइज करना चाहिए। ठीक है, जस्ट टू मिनिमाइज करना चाहिए दिस थिंग। एक और भी है इसका लास्ट है, इस ये है यूजिंग क्रॉस लेंस। का मतलब क्या हुआ कि फॉर ए सिंगल लेंस विद ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी spherical mirror spherical aberration is found to be minimum। ठीक है, when R1 and R2 has the following, मतलब R1 अपॉन R2 का अगर ये रेशियो हो, 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू माइनस 4 अपॉन म्यू 2 म्यू प्लस 1।
ठीक है। देन जो आपका सिंगल लेंस विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया आपका सपोज। ऑब्जेक्ट आपका जो है ना, उसका ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है ना। एंड इट सेटिस्फाइज, कहना चाहिए, दिस थिंग, 2 म्यू स्क्वायर अपॉन -म्यू -4 डिवाइडेड बाय म्यू, ब्रैकेट में 2 म्यू +1। A lens which satisfied this thing condition is called crossed lens। एंड इससे भी आपका जो है ना स्फेरिकल अबेरेशन जो है ना, वो आपका बहुत कम होगा। ठीक है। एक तुम्हारा, तुमने देखा होगा कि जो आपकी डॉक्टर जो है ना, व्हेन ही टेस्टेस योर आईज, तो वो क्या करता है, 6/6 का या 6/12। इसका मतलब क्या होता बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। है? बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। कभी आई तुमने टेस्ट कराई है? हाँ, बहुत तरह करा है। तो स्कूल में कराया सिक्स, था शायद। तो वो ऐसे ही लिख के देते हैं ना, हाँ भाई आपकी आई सिक्स बाई हाँ सिक्स हाँ, है। ऐसे ही दिखे रहते। हाँ, इसका करेक्ट। मतलब क्या है? इट सिक्स इम्प्लाइज बाय सिक्स दैट, मतलब। हम्म। हाँ, इट इम्प्लाइज दैट यू कैन, देखो, नॉर्मल आई जो है ना, ही कैन रीड अ लेटर, ठीक है, 6 मीटर पर। इफ द लेटर इज एट 6 मीटर, तो आपका बेसिकली क्या है कि नॉर्मल आई से आप इसको, अगर आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं, ठीक है, तो 6/6 का मतलब ये हुआ कि आपकी बिल्कुल नॉर्मल आईज हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल आईज जो है ना, वो 6 मीटर के लेटर को पढ़ लेती हैं। आपको देखा होगा, आपने को टेस्टिंग कराता है आपको, तो एक कमरे में ले जाता है, वहां पे अल्फाबेट्स पढ़ाता है वो, है ना। हम्म। जनरली उसकी जो बेसिकली लेंथ है वो 6 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके और बेसिकली बोर्ड के बीच की जो लेंथ है वो 6 मीटर की होनी चाहिए। तो एक नॉर्मल आई जो है ना, वो 6 मीटर की डिस्टेंस को अच्छी पढ़ लेगा। और अगर आप पढ़ लेते हो 6 मीटर की डिस्टेंस विजन का, इसका मतलब यह है कि आपकी आई जो है ना बिल्कुल ठीक है, दैट इज 6/6, ठीक है। हम्म। अगर आप नॉर्मल आई से 12 मीटर की डिस्टेंस पे पढ़ रहे हो, 6 मीटर वाला नहीं पढ़ पा रहे हो, 6 मीटर वाला नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वो क्या करेगा कि ऐसे लेंसेज लगाएगा कि आपका वो विजन और थोड़ा दूर होता जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आप आप देखोगे, आप 12 मीटर वाले लेटर को अगर आप पढ़ रहे हो नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना, तो आपका विजन जो है ना बेसिकली 6/12। ठीक है। तो यानी 6/6 आपकी जो है ना नॉर्मल आई साइट हो गई, ठीक है ना। नॉर्मल आई साइट अगर आपकी वो वीक होगी, तो आपको मतलब जो है ना 6 मीटर वाला नहीं दिखेगा, फिर वो क्या है कि दूर का दिखने लगेगा। ठीक, और वो थोड़ा सा और तुम्हारा, है ना, तो वो 12 मीटर का दिखेगा। तो अल्टीमेटली वो आपको लेंस ऐसा दिख करेगा कि वो आपको 6 मीटर पे दिखना चालू
लेंस ऐसा लगाएगा कि 6 मीटर पे दिखना चालू हो जाए। हम्म, ठीक है ना? तो दिस इज द बेसिकली 6 बाय 6। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या था आज का। हम्म, और इससे हमारा जो ये चैप्टर है ना ऑप्टिक्स का, खासकर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये कंप्लीट होता है। करेक्ट। अब इसके हमें हमारे पास केवल क्वेश्चंस बचे हैं। हम्म, हम्म, अभी तुम्हारे पास 10 मिनट बचे हैं, तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। so, क्यों? तो हाँ, सपोज एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, ये है आपकी स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है। इधर इधर मीडियम V1 है, इधर मीडियम V2 है। करेक्ट। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो है ना इट इज 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो है ना तुम्हें पावर निकालनी है। म्यू 1 वो तुम्हारा 1 दिया हुआ है, एंड दिस ये तुम्हारा 1 पॉइंट। करेक्ट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सपोज ये इंफिनिटी से आ रही है, तो ये आपका फोकस में कन्वर्ज होगी। करेक्ट। नाउ हमारा इसमें फॉर्मूला क्या होता है? म्यू 2 अपॉन V माइनस म्यू 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R। यही होता है। so, करेक्ट। तो देखा जाए तो ये कितना है, 1.33 है। और V क्या है? V तो F है, माइनस ये क्या है, 1.0 है। और U क्या है? हम्म, इंफिनिटी है। इजिकल टू 1.33 हम्म, -1 अपॉन R हमें दिया हुआ है, एंड दैट इज ऑफकोर्स +10। क्यों? क्योंकि इस तरफ है, राइट साइड में है R। हम्म? इससे तुम्हारा निकल आएगा क्या? F। F अगर करोगे तो ये F आ गया आपका 46, एंड दिस इज इक्वल टू 0.4। तो पावर कितनी हो गई? 1/F। करेक्ट। यानी कि 1/0.4, यानी कि P इज इक्वल टू 2.5। क्यों भाई? सिंपल क्वेश्चन। हाँ, करेक्ट। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन। A ray of light is incident on an angle 60 डिग्री on a face of a prism, यानी कि फेस ऑफ द प्रिज्म में, यानी I1 जो है ना वो तुम्हें दिया हुआ है 60 डिग्री। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तुम्हारा क्या है? म्यू, एंड सॉरी, रिफ्रैक्टिंग एंगल दैट इज ए दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। रे emerging out of the prism makes an angle 30 डिग्री with the incident ray। ठीक है। Show that the emergent ray is perpendicular to the face through which it emerges। ठीक। तो हमारा बेसिकली मोटा मोटा कुछ ऐसे हो गया कि अगर हम इसका फिगर बनाएं,
ये आपका 60 डिग्री हो गया। नेचुरली ये कुछ होगा, और अल्टीमेटली ये तुम्हारा आ गया। और ये कह रहा है कि इमरजेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू इट इज इमरजेंस, यानी कि ये इमरजेंट रे जो है ना, जब बाहर जाएगी तो ये कुछ ऐसे जा रही हम्म, है। यानी ये नॉर्मल हो गया। ये तो मतलब ये नॉर्मल वो हो गया। ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो देखो, तुम्हारा I1 जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया, ए दिया हुआ है रिसीव में, एंड ये कह रहा है कि तुम्हारे द रे emerging out of the prism makes an angle 30 डिग्री with the incident ray। ओके। तो ये जो रे है, दिस रे एमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे से, ये वाले से 30 डिग्री आपका बना रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी डेविएशन जो है ना, वो 30 डिग्री है। या नहीं? डेविएशन होता क्या है? सर। डेविएशन होता है I1 प्लस I2 माइनस ए। तो I2 यहाँ पे हम्म, क्या हो जाएगा? अगर इसको रख दो, ये 30 डिग्री हो गया, इक्वल टू I1 तुम्हारा 60 डिग्री हो गया, प्लस I2 माइनस 30। तो ये तुम्हारा I2 क्या होगा? 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारी रे है, वो ये फिगर एक्चुअली क्या है, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये जो रे है आपके, ये ऐसे जा रहे हैं। ठीक है। ये अगर ऐसे जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लो, इसको यहाँ बना लो। ये आपके ये नॉर्मल हो गया। ठीक है। एंड नेचुरली ये तुम्हारा, ये चूंकि तुम्हारा थोड़ा सा, ये ऐसे आएगा कम से कम। तब ये 60 डिग्री आएगा। ये इधर थोड़ा सा बेंड होगी। ठीक है। ये आर हो जाएगा। ये बेंड होगी। बेंड होके ये अल्टीमेटली, ये नॉर्मली इसके ऊपर गिरेगी, तभी ये नॉर्मली आपकी बाहर होगी। क्यों? यही होगा। सर। ठीक है। तभी जो है ना, आपका I2 जो है ना, 0 आ रहा है। क्यों? आर R2 भी 0 होगा, I2 भी 0 होगा, क्योंकि नॉर्मली जाए। हम्म, करेक्ट। तो ये जो है ना, चलो इसको फिर, इसको 7 o'clock हो गया है, तो वी विल कंटिन्यू करना चाहिए टुमारो। सर। एंड फिर आगे इसके जो भी क्वेश्चन कल कर सकते हैं, कल करेंगे, और उसके बाद इसको वाइंड अप करें। हम्म, ठीक है। सर। थैंक यू ठीक सर। ठीक। ओके।